अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर विच इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन में मैं बेसिकली आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ों को साइड पे करेंगे, फ़िलहाल के लिए वही चीज़ें करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंस में जाएंगे और बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पे। ठीक है, इट इज़ अ साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब फूड क्या होता है? फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट लिविंग बीइंग ईट टू सिटाइट देयर हंगर। ठीक है, क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खाते हैं ताकि उनका हंगर जो है वो सिटाइट हो जाए। ठीक है, मतलब कम हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास फूड की क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले ओरिजिन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें एनिमल ओरिजिन आ जाता है और प्लांट ओरिजिन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास केमिकल की बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, फैट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, वाइटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड आ जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड में बेसिकली यू कैन हैव दी प्रोटीन, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हो गई ना, जैसे कि वो हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। ठीक है, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं ना, शुगर हो गया, सीरियल हो गया, पोटैटो हो गया, डिफरेंट वो ग्लूकोज वगैरह हो गए, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। ठीक है, फिर लास्ट में आपका आता है प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड में आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता, बॉडी बिल्डिंग फूड है, एनर्जी फूड है एंड प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, पर इस लास्ट हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू की बेसिस क्लासिफिकेशन तो बहुत आसान है। इसमें आपने बस हर चीज़ लिख देनी है, वेजिटेबल भी लिख लेनी है, फ्रूट्स भी लिख लेनी है, इसके अलावा आपने एनिमल फूड्स भी लिख लेने हैं, ऑयल भी लिख लेना है, फैट्स भी लिख लेने हैं, शुगर भी लिख लेने हैं, सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिएंट पे। न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, ये हमारे पास इससे बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या आपकी वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या आपका बॉडी बिल्डिंग में आपको हेल्प कराते हैं, प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास 50 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन पे आते हैं ना, तो एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, तो उसमें है प्रोटीन है, फैट्स है और कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं वाइटामिन्स की क्लासिफिकेशन करा देता हूँ और फिर जो है हम मिनरल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाइटामिन्स में ना देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं, लेट मी राइट इट सो इजीली आपको समझ आ जाएगी ना। ठीक है, देखो, वाइटामिन्स में ना सबसे पहले हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल जो है ना, सॉल्युबल BLE। ठीक है, फैट सॉल्युबल में आपके वाइटामिन आता है ADE K, बस ये इस तरह याद रख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद वाटर सॉल्युबल है ना, तो वाटर सॉल्युबल में B और C आते हैं। ठीक है, अब C तो इसी तरह बस छोड़ दो। B में हमारे पास B कम्प्लेक्स है ना, तो B में हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, देखो, अब इसका सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। B1 इज़ थायामीन, B2 इज़ राइबोफ्लेविन, B3 इज़ नियासिन, B5 इज़ पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज़ पैराडॉक्सिन। ठीक है, B7 इज़ बायोटिन, B9 इज़ फॉलिक एसिड एंड B12 इज़ कोबालामीन। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स जो है ना, हमारे पास मेजर मिनरल्स हैं और हमारे पास जो है वो ट्रेस मिनरल्स हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, गिव मी टाइम। अच्छा, अब जो मेजर मिनरल्स हैं ना, उसमें हमारे पास बेसिकली आ जाता है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ये हमारे पास मेजर मिनरल है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फ़र हो गया ना। ठीक है, और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ना, तो उसमें आपने याद रखना है आयोडीन हो गई, इसके अलावा आयोडीन हो गई, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, बस ये ट्रेस है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतने काफ़ी है। ठीक है, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, इसके अलावा कोबाल्ट वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं आगे।
अच्छा जी, अब हम आते हैं ना, वेट अ सेकेंड, मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन थी ना, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होती हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास दे आर नॉन स्टार्ची पॉलीसेकेराइड, मतलब ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं लेकिन नॉन स्टार्ची होते हैं। ठीक है, इसको सेल्यूलोज भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इसी जो फाइबर्स है ना, इसकी बेसिस पे दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो अब सोर्स तो कोई भी हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट हो सकती है, सीरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर किसी के फूड में फाइबर्स की डेफिशिएंसी हो ना, तो उसको क्या होगा, एक तो कंस्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है, कंस्टिपेशन के बाद कोलोनिक कैंसर्स हो जाएंगे, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोन्स हो जाएंगे, आर्थरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइबर ना। तो फाइबर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ये है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है ना, वो बल्की हो जाता है और मोटिलिटी उसकी आसान हो जाती है। दूसरा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो है ना, हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो रिड्यूस करवा देता है ना। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होता है बॉडी में। ठीक है, दूसरा वेट लॉस में भी लोग बहुत ज़्यादा फाइबर्स खाते हैं। ठीक है, और थर्ड ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, कोरोनरी आर्टरीज, अगर फाइबर्स जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, तो उनकी जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी उनमें कम होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, बाकी आप छोड़ो इसमें, अब आते हैं बैलेंस डाइट पे। ठीक है, बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली वो डाइट होती है जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट इज़ डिफाइंड एज अ डाइट विच कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे और वाइटामिन भी होंगे। ठीक है, बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन द रिकमेंडेड कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं बेजल मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, बेजल मेटाबॉलिज्म ये होता है ना कि जो बेजल लेवल पे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको आप बेजल मेटाबॉलिज्म कहते हो। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज़ नॉट ईटिंग फूड बट स्टिल एनर्जी तो है उसमें। ठीक है, तो ये बेजल मेटाबॉलिज्म की वजह से। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा फास्टिंग में होता है ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म स्टिल हो रहा होता है ना, तो उसको आप बेजल मेटाबॉलिज्म पे, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन बस ये याद रखना है कि वो मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है। ठीक है, बेजल लेवल पे, और इसको आप इवन फास्टिंग लेवल पे भी हो रहा होता है ना। बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है ना, वो कितना है ना, मेल का जो है वो 40 कैलोरी पर हावर पर स्क्वायर है और फीमेल का 37 कैलोरी पर आवर पर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना होता है कि इसको आपने फॉर एग्जांपल 40 है ना, तो 40 को आपने 1.76 विच इज़ दी बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो आपका आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कैलोरी वैल्यू जो है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी वैल्यू है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन का भी है 4 किलो कैलोरी और फैट्स का है 9 किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, अच्छा पेपर में क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बताओ ना। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में तो एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हो जाती है और एक सेकंड क्लास प्रोटीन्स हो जाती है ना। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होती है जिसमें अमाइनो एसिड्स, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एनिमल प्रोटीन्स होती हैं। और जो सेकेंड क्लास प्रोटीन्स होती है ना, इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक या एक मतलब एब्सेंट होते हैं ना, पूरे के पूरे नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये वेजिटेबल जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स पे ना। तो फैट्स एंड ऑयल्स पे हमारे पास इसकी सोर्सेज तो आसान है ना, कि एनिमल सोर्सेज होती हैं, प्लांट सोर्सेज होती हैं। ठीक है, फैट्स की। ठीक है, फिर जब आप ऑयल को जब आप घी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप कहते हो हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ऑयल को जब आप घी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास अच्छा हमारे लिए ह्यूमन के लिए जो फैट होता है ना, वो होता है अनसेचुरेटेड फैट्स। ठीक है, सेचुरेटेड फैट्स कभी भी अच्छे नहीं होते। तो अनसेचुरेटेड फैट में लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड याद रखना है। और एसेंशियल फैट्स में जो है ना, फैटी एसिड जो है ना, उसमें लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड याद रखना है। ठीक है, अच्छा
अच्छा, अब हम आते हैं विजिबल फैट्स और इनविजिबल फैट्स। ठीक है, विजिबल फैट्स वो होते हैं जो वो फैट्स जो आप जो है वो नेचुरल सोर्सेज से सेपरेट करते हो, जैसे कि घी जो है आप ये जो है वो बटर से निकालते हो। ठीक है, या ना घी और बटर जो है आप मिल्क से निकालते हो। एंड कुकिंग ऑयल से आप जो है ऑयल बेरिंग सीड्स, ऑयल बेरिंग जो सीड्स होते हैं ना, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इससे आप कुकिंग ऑयल निकालते हो। तो ये आपका विजिबल फैट्स हैं। ठीक है, और जो इनविजिबल फैट्स होते हैं जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते ना। ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी ये पल्सेस हो गई, एग्स हो गया, सीरियल हो गया, तो ये इनविजिबल फैट है, मतलब नॉर्मली नज़र तो नहीं आ रहा ना आपको, लेकिन उसमें भी फैट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे ना, उसमें हम लोगों ने वाइटामिन्स का थोड़ा बहुत बता दूंगा, ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है ना वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ना पेपर में हमारे पास आता है, MCQs में बेसिकली आता है। ठीक है, कि विटामिन ए की जो है ना MCQs कैसे आता है कि देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको छोटा बच्चा है जिसमें किसी विटामिन की कमी है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, इसके अलावा बायटॉट स्पॉट है या जीरोसिस है या कोई कैरेटोमेलेशिया, कॉर्नियल हेजीनेस, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये अगर आएगा किसी में तो ये आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी है। ठीक है, और इसमें ना सबसे पहले जो फर्स्ट सिम्टम, जो फर्स्ट साइन जो डॉक्टर देखता है ना, वो होता है कॉर्नियल जीरोसिस, विच इज़ दी कॉर्नियल जब ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो कंजक्टाइवल कॉर्नियल जीरोसिस नहीं, कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है, ये फर्स्ट सिम्टम जो है वो नज़र आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग विटामिन डी पे आ जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी में वही है कि रिकेट का पेशेंट होगा। ठीक है, जीनो वेलकम, जीनो वेनम वगैरह, बोनी नॉकनी वगैरह नज़र आ रही होंगी। ठीक है, बस इतना ही होगा। ठीक है, फिर आते हैं विटामिन के। तो विटामिन के में पेशेंट जो होगा वो बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट होगा ना, बट ब्लीडिंग हो रही होगी, क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वह एबनॉर्मली प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो होगा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास बाकी जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है उसमें इतना कुछ विटामिन ई वगैरह नहीं आता। ठीक है, फिर आते हैं B1। ठीक है, B1 इज़ अ थायमिन ना। तो इसके सिनेरियो में बेसिकली आपका तो कोई अल्कोहलिक पेशेंट होगा, या वरने की कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम का पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो बेरी का पूछ सकते हैं। तो ये आपने इसमें विटामिन B1 लिखना है, विच इज़ अ थायमिन। ठीक है, B2 पे आते हैं, विच इज़ अ राइबोफ्लेविन ना। तो राइबोफ्लेविन में ना बेसिकली आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो ये लिप्स के इर्द गिर्द का पोर्शन होता है ना, यहाँ पे अल्सरेशंस होती हैं, तो उसको आप एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हो। इसके अलावा चिलोसिस होती हैं जिसमें लिप्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और सोलन वगैरह हो जाती हैं, क्रैक्ड हो जाती है ना। तो ये राइबोफ्लेविन में याद रखना है। ठीक है, फिर नियासिन की बात करते हैं, B3। ठीक है, नियासिन जो है ना बेसिकली इसका एक पेलेग्रा का आता है जिसमें डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है, इवन डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और एक इसमें पेशेंट का आएगा बेसिकली कि मेज़ ईटिंग पेशेंट होगा। ठीक है, मेज़ खाता होगा, ये जो MAIZE मेज़ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, ये नियासिन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे पास B6 पे। B6 का MCQs कैसे आता है? B6 का इज़ सबर एक मिनट, पहले आते हैं B5 पे। B5 इज़ अ पेंटोथैनिक एसिड ना। तो इसमें बेसिकली अगर MCQs आएगा तो यही होगा कि नमनेस होगी, बर्निंग सेंसेशन होंगी हैंड्स एंड फुट्स की, तो बस इसी से आपने कर लेना है। ठीक है, फिर आते हैं B6 पे। ठीक है, अब जो B6 है विच इज़ अ पैराडॉक्सिन ना, तो पैराडॉक्सिन का जो MCQs है ना उसमें यही होता है कि TB का पेशेंट था, उसको हम लोगों ने जो है वो आइसोनाइजिड दे रहे थे, जिसकी वजह से बॉडी का पैराडॉक्सिन वो विटामिन कम हो गया था, उसकी वजह से हम उसको पैराडॉक्सिन साथ में दे रहे थे, और अगर कमी हो जाएगी तो पैराफिरल न्यूरोपैथी वगैरह होगी, तो बस ये याद रख लेना। ठीक है, फिर बायोटिन पे आ जाते हैं विच इज़ B7 ना। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक तो एलोपेशिया होता है। ठीक है, और एक हमारे पास इसकी वजह से होता है इरेथ्रोमेटस डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब आते हैं B9 और B12 जो है ना, दोनों की कमी की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, दैट्स इट। अब हम आते हैं अच्छा जी, ये तो हमारे पास वाइटामिन हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास ना एक वेट अ सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फिर आगे जाते हैं। जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स में इतना कुछ खास नहीं आता,
मिनरल में बेसिकली आपका जो मेन मिनरल्स है ना, जैसे कि आयरन आ गया है तो आयरन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई उसका कैल्शियम का आ गया तो कैल्शियम का वही है कि रिकेट्स वगैरह का आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई फ्लोराइड का दिया हुआ है, दांतों की कोई बात कर रहे हैं ना, तो फ्लोराइड है, अगर फ्लोराइड जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसको आप फ्लोरोसिस कहते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, फ्लोरोसिस में क्या होता है कि फ्लोरोसिस बेसिकली उन लोगों में होता है जो लोग जवार बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, ये जो जवार का आटा होता है ना, ये जो कॉर्नफ्लावर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना एक बोवाइन टीबी का क्वेश्चन आता है। बोवाइन टीबी में ये होता है ना कि बोवाइन टीबी किन लोगों को होता है जो मीट या मिल्क बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, वो अनपास्चराइज्ड मिल्क और मीट वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद फूड पॉइजनिंग का एक क्वेश्चन आता है। फूड पॉइजनिंग में ये होता है ना कि जो लोग एक बच्चा है जिसने कुछ खा लिया है और विद इन लाइक कुछ घंटे उसको फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई है, बहुत जल्दी ऑनसेट हो गया, तो ये स्टेफ ऑरेस का पेशेंट है, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।